नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मनरेगा योजना कहीं पढ़ेंगे, परंतु इस बार हम पढ़ने वाले हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन से। तो देखिए, यह प्रशासकीय प्रतिवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। ये जो है ग्रामीण विकास के लिए, अगर आप ग्रामीण विकास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है प्रशासकीय प्रतिवेदन को। तो ये जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही जारी किया गया है और इस विभाग के अंतर्गत जो भी योजनाएं चले हैं, उस योजनाओं के संबंध में विस्तृत डिटेल दिया गया रहता है और साथ ही यह जो है अद्यतन आंकड़ों पर जो अपडेटेड आंकड़ा रहता है, वे सभी इसमें समाहित रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एडीओ एग्जाम के लिए। तो देखिए, अब हम जो है इसके अंतर्गत मनरेगा को पढ़ेंगे, तो इसी से हम मनरेगा को एक बार और रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले मनरेगा को हम पिकासो पब्लिकेशन की बुक से पढ़ चुके हैं और दूसरा हमने जो है सीजीपीएससी नॉलेज, तो सीजीपीएससी नॉलेज के जो बुक है वहां से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो दो बुक का हमारे पास कंटेंट हो गया है और तीसरा आप इसे प्रशासकीय प्रतिवेदन को ले सकते हैं। अब इन तीनों को पढ़ने के पश्चात आपको मनरेगा को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इतना जितना पढ़ रहे हैं इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे से पिकासो को भी पढ़े हैं और सीजीपीएससी नॉलेज को पढ़े हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। तो कोई भी एक दो पॉइंट भी अगर हमारे लिए कुछ नया मिल रहा है तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे भी आप जो है बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रशासकीय प्रतिवेदन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एडीओ एग्जाम क्लियर करना है तो यहाँ से डाटा, जैसे डाटा होते हैं उसे जो है डायरेक्ट एज इट इज जैसे दिए गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें पढ़ने स्टार्ट करेंगे मनरेगा को। यदि आप इससे पहले जो पिकासो पब्लिकेशन की बुक से हम थ्योरी पढ़े हैं उसे, और कौन सा सीजीपीएससी नॉलेज की बुक से हम क्या पढ़े हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उन दोनों को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए गए हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ आपको यहाँ सिर्फ रिवाइज करने को मिलेगा। तो यहाँ हम सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे, जहाँ से हमारा जो डाटा है वो रिवाइज हो जाए और कुछ नया रहेगा उसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए, अब जो है यहाँ देखिए प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का है। ठीक, तो वर्ष 2024-25 के लिए प्रशासकीय प्रतिवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। अब चलिए, अब इस विभाग के संदर्भ में विभाग की ढांचा क्या होता है इसमें दिया गया है। तो पहले जो सामान्य परिचय दिया गया है इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में, उस जो सामान्य परिचय उसे समझ लेते हैं। जैसे पहला चीज दिया हुआ है विभाग की ढांचा, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, इसकी जो पद संरचना होता है उसे यहाँ समझाया गया है। तो देखिए, इसकी पद संरचना की बात करें तो यहाँ सबसे प्रमुख किन्हें माना जाएगा, जो विभाग के मंत्री होते हैं। तो अभी देखेंगे विभाग के मंत्री, वैसे आप सबको पता ही होगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री कौन, विजय शर्मा जी, कवर्धा के विधायक है विजय शर्मा जी, इन्हें जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है प्रदान किया गया है। तो इस विभाग के मंत्री जो है कौन है, विजय शर्मा जी हैं। तो चलिए, इस विभाग की मंत्री जो है सबसे प्रमुख होते हैं। इनके नीचे में इस विभाग के प्रमुख सचिव रहते हैं, उसके नीचे में संयुक्त सचिव होंगे, संयुक्त सचिव के नीचे उप सचिव होते हैं और उप सचिव के नीचे जो है अवर सचिव रहते हैं। तो इनकी पद संरचना को याद रखें। इनका पद सोपान को भी क्रम से पूछा जा सकता है। तो विभागीय मंत्री के नीचे प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के नीचे संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर अवर सचिव होते हैं। तो ये याद रहेगा आप लोगों का। उसके बाद चलिए, अब इन्हीं को जो है दिया गया है अभी वर्तमान में कौन कौन जो है इन पदों पर अभी वर्तमान में है। तो देखिए, इसमें देखिए उप मुख्यमंत्री जी कौन है, श्री विजय शर्मा जी, और यही जो है इस विभाग के जो है विभागीय मंत्री हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है माननीय श्री विजय शर्मा जी को दिया गया है। तो ये जो है इस विभाग के विभागीय मंत्री हुए। उसके नीचे क्या होते हैं, प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव ही विकास आयुक्त कहलाते हैं, प्रमुख सचिव विकास आयुक्त होते हैं। तो देखिए, अभी जो है इस विभाग में, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जो है प्रमुख सचिव के पद पर हैं श्रीमती निहारिका बारिक सिंह। तो निहारिका बारिक सिंह, श्रीमती निहारिका बारिक सिंह हैं प्रमुख सचिव। उनके नीचे सचिव को देखिए तो भीम सिंह सचिव हैं। विशेष सचिव के रूप में श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी हैं। और संयुक्त सचिव देखिए, अब हम प्रमुख सचिव के बाद सीधा क्या देखे थे, संयुक्त सचिव। तो संयुक्त सचिव कौन है, श्री अशोक चौबे जी। तो अशोक चौबे जी क्या है, संयुक्त सचिव, और ये अपर विकास आयुक्त हैं महात्मा गांधी नरेगा के लिए। जो हम मनरेगा योजना पढ़ेंगे उसके जो अपर विकास आयुक्त श्री कौन है, श्री अशोक चौबे। इस विभाग के जो उप सचिव का पद है वह अभी रिक्त है, उप सचिव का पद रिक्त है। अब अवर सचिव देखिए, अवर सचिव 3 है अभी, मोहन साय कुजूर जी, श्री केपी नेताम जी और श्री आर.के. शर्मा जी। तो ये 3 जो है क्या है, अवर सचिव है। तो सभी का नाम आपको याद नहीं रहेगा। तो देखिए, आपको कौन कौन सा नाम आपको यहाँ याद रखना है। तो सबसे पहले तो विभाग के मंत्री का नाम आप सबको याद है। उसके बाद यहाँ प्रमुख सचिव का नाम याद रखना है आपको, श्रीमती निहारिका बारिक सिंह। उसके बाद कौन सा, जो संयुक्त सचिव हैं अशोक चौबे जी, इनका नाम याद रख लीजिए। ठीक, तो ये 3 लोगों का नाम आपको नाम याद रखना बहुत आवश्यक है। एक विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव और संयुक्त सचिव, इन 3 लोगों का नाम आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, अब अगला देखिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें विभाग अध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय। तो इस विभाग के अंतर्गत आने वाले जो अधीनस्थ कार्यालय हैं और उसके अध्यक्ष कौन कौन है उसे देखिए। उसके जो प्रमुख कौन कौन है उसे देखेंगे अधीनस्थ कार्यालयों के। तो यहाँ सभी कुछ को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन जो है प्रमुख
अधिकारी हैं। तो सबसे पहले देखिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सीईओ कौन है? श्री भीम सिंह। तो श्री भीम सिंह जो है छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सीईओ हैं। उसके बाद देखिए आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसके आयुक्त कौन है? तो मनरेगा योजना के आयुक्त हैं श्री रंजत बंसल जी। तो श्री रंजत बंसल आयुक्त हैं और यही जो रंजत बंसल जी है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके जो है संचालक है, डायरेक्टर भी है कौन? श्री रंजत बंसल जी। उसके बाद देखिए संचालक पंचायत एवं संचालनालय के, पंचायत संचालनालय के जो डायरेक्टर है वे हैं श्रीमती प्रियंका मोहबिया। श्रीमती प्रियंका मोहबिया जी जो है पंचायत संचालनालय के संचालक हैं। फिर अगला देखिए मिशन संचालक है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जो बिहान मिशन है एवं मिशन संचालक रुबन मिशन और बिहान मिशन, इन दोनों की मिशन संचालक है श्रीमती जयश्री जैन जिनका नाम याद रखना है आपको। ग्रामीण आजीविका मिशन जो बिहान के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, और दूसरा है रुबन मिशन। इन दोनों मिशन का मिशन संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमती जयश्री जैन जी। और इनका एक और कार्य भी है, मिशन संचालक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का इनका भी जो है मिशन संचालक श्रीमती जयश्री जैन जी है। उसके बाद देखिए अब जो है एक संस्था है उसके संबंध में ठाकुर प्यारे लाल संचालक एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्था। तो इस संस्था के संबंध में हमने विकासो पब्लिकेशन की बुक में पढ़े हैं। तो इसमें देखिए इसके संचालक के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं श्री पीसी मिश्रा जी। ठीक, तो श्री पीसी मिश्रा जी का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए अपर विकास आयुक्त है विकास आयुक्त कार्यालय के अपर विकास आयुक्त वीपी तिर्की, श्री वीपी तिर्की जी। उसके बाद प्रमुख अभियंता है विकास आयुक्त कार्यालय के प्रमुख अभियंता के कटारे जी। के कटारे जो है चीफ इंजीनियर है विकास आयुक्त कार्यालय के। तो ये जो है इस विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विभाग के अधिकारी हो गए। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को। तो मनरेगा को हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से पूरा मनरेगा का जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसमें जो है जो भी डाटा दिए गए हैं उन सब डाटाओं के साथ जो है आप अपने जो भी पढ़े हैं अभी हम उन सबको अपडेट भी करते चलिएगा। तो चलिए अब जो है मनरेगा के अंतर्गत आने वाले आयुक्तों को सबसे पहले दिया गया है। तो यहाँ आयुक्त देखें तो यहाँ 4 स्तर पर आयुक्त होते हैं। आयुक्त मतलब अब इससे संबंधित जितने भी अधिकारी आएंगे वो सब जो है आयुक्त के अंदर आते हैं। तो इसमें चलिए मनरेगा के अंतर्गत कितने स्तर पर जो है कार्य किया जाता है अधिकारियों द्वारा। तो इसका जो है ये क्या है, जो प्रशासनिक संरचना है, प्रशासनिक संरचना मनरेगा योजना का प्रशासनिक संरचना जो है आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ग्राम रोजगार सहायक इनकी संख्या कितनी है? 10,862 छत्तीसगढ़ में है ना। ये सभी जो है जितने डाटा दिए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की संख्या 10,862 है। और देखिए ये कितने हैं, लगभग अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या भी 10,862 के लगभग है। तो उसी का हर ग्राम पंचायत में जो है एक ग्राम रोजगार सहायक होते हैं। तो उसी आधार पर आप देख सकते हैं डाटा को कितने हैं, 10,862। तो आप इसी से याद रखेंगे ग्राम रोजगार सहायक की संख्या कितना है। उसके बाद देखिए दूसरा स्तर आ जाता है जनपद स्तर। जनपद स्तर में आपको किन चीजों को याद रखना है? सबसे पहले तो जनपद स्तर अर्थात क्या हो गया, विकासखंड स्तर। और छत्तीसगढ़ में विकासखंड की संख्या कितनी है? तो 146 विकासखंड है छत्तीसगढ़ में। तो सभी विकासखंड में क्या क्या अधिकारी होते हैं? तो सभी विकासखंड में एक कार्यक्रम अधिकारी होंगे, समन्वय तकनीकी अधिकारी होंगे और एक जो है सहायक प्रोग्रामर होते हैं। तो ये सभी की संख्या 146 देखने को मिल रहा है आपको, कार्यक्रम अधिकारी, समन्वयक तकनीकी और सहायक प्रोग्रामर की। ठीक, तो ये सभी तीनों को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आप तकनीकी सहायक जो है उनकी संख्या कितना है? 1828 याद रखेंगे, 1828 से याद रखेंगे क्या? तकनीकी सहायक की संख्या। और अन्य पद भी है इसी जनपद पंचायत स्तर पर जो है 1752 जो है और अन्य पद भी होते हैं जिनमें नियुक्ति किया जाता है। ठीक, अब तीसरा देखिए जिला स्तर। अब जिला स्तर में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? तो जिला स्तर में अभी छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या टोटल कितने हैं? 33। तो सभी जिलों में एक एक क्या क्या अधिकारी होंगे उनकी संख्या देख लीजिए। तो एक हर जिला में एक सहायक परियोजना अधिकारी होते हैं, सहायक परियोजना अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं तो 33 जो है सहायक परियोजना अधिकारी हैं। दूसरा होते हैं प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल अधिकारी होते हैं। तो सभी जिलों में एक लोकपाल अधिकारी हैं जो की संख्या कितने हो गए? 33। एक समन्वय सामान्य क्षेत्र चीजों के लिए जो है समन्वयक होते हैं, निदेशक के रूप में समन्वयक होंगे हर जिले में एक, तो 33 हो गए। एक तकनीकी समन्वयक होते हैं, इनकी भी संख्या 33 है क्योंकि हर जिले में एक समन्वयक होते हैं तकनीकी क्षेत्र में। और अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो सभी जिलों में एक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो इनकी संख्या भी 33 हो गए। अब उसके बाद देखिए अब जो अन्य संख्या है सहायक प्रचार प्रसार अधिकारी। तो सहायक प्रचार प्रसार अधिकारियों की संख्या जो है 8 है। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 8 सहायक प्रचार प्रसार अधिकारी हैं जो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। और यहाँ अन्य पदों की बात करें तो 307 अन्य पद है जिला स्तर पे।
अब चलिए अगला देखिए, अब राज्य स्तर पे हम पहुंच जाते हैं। तो सबसे ऊंचा राज्य स्तर है, तो राज्य स्तर में ज्यादातर जो पद है वो एक एक होंगे। देखिए जो ज्यादातर पद में जो है एक एक अधिकारी होंगे। जैसे आप देख सकते हैं राज्य स्तर के अपर आयुक्त होते हैं, तो एक अपर आयुक्त है, दूसरा संयुक्त आयुक्त की संख्या जो है 2 है, संयुक्त आयुक्त 2 है, अपर आयुक्त 1 है, संयुक्त संचालक वित्त विभाग के संयुक्त संचालक 1 है, अधीक्षण अभियंता 1 है, उपायुक्त की संख्या 2, विशेषज्ञ की संख्या 4। तो यहाँ ये जो राज्य स्तर है, यहाँ के जो डाटा है उसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जितने भी संख्या दिया गया है वो सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको 3 स्तरों की जो संख्या उसे याद रखना है, जिला स्तर में, जनपद स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पे। यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये तीनों से ही पूछा जाएगा। ये जो राज्य स्तर की जो है वहां से संख्या का पूछा नहीं जाएगा। यहाँ वैसे जो लोक अपीली प्राधिकरण के सदस्य हैं उनकी संख्या पूछा जाएगा, तो 3 सदस्य होते हैं। हम देखे भी हैं जो अपीली प्राधिकरण है वो 3 सदस्यीय संस्था है, ठीक। तो 3 सदस्यीय अपीली प्राधिकरण के द्वारा जो है निवारण किया जाता है लास्ट में जो कोई भी मतभेद होता है उसका, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रशासनिक संरचना को देख लिए, ठीक। अब चलिए अब जो है हमारा पूरा रिवाइज होने वाला है। जितना भी बुक अभी मार्केट में उपलब्ध है उन सभी बुक में जो है जो भी तथ्य लिए गए हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मिशन से, वे सभी इसी शासकीय प्रतिवेदन से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहीं से जैसा डाटा दिया गया है उसी डाटा को उठा के एज इट इज अपने बुक में डाला गया है। तो इसी को जो है सभी बुक में दिया गया है, तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इसे हम फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने 2 बार जो है रिवाइज कर लिया है, अब ये हमारा तीसरा है। तो चलिए अब इसे हम फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके प्रस्तावना में जो है इसका परिचय दिया गया है। तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासरत परिवारों को 100 दिवस श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। तो 7 सितंबर को इसको अधिसूचना लाया गया था, ठीक। तो अधिसूचना कब जारी किया गया था, 7 सितंबर 2005 को। और इसका हम क्या भी देखे हैं, जो अधिनियम आया था उसका जो लोकसभा में पारित होने की तिथि, राज्यसभा में पारित होने की तिथि, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर की तिथि, और इसका जो है अधिसूचना कब लाया गया था, लागू कब किया गया था, वो सब तिथि हम देखे हैं, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया गया है अधिसूचना की तिथि, तो कब आया था, 7 सितंबर 2005 को। और इस योजना अधिनियम के धारा 4 के 1 के अंतर्गत, तो धारा 4(1) है, धारा 4 में क्या दिया है हम उसे भी पढ़े हैं। तो धारा 4 में क्या दिया गया है, तो इस योजना के अंतर्गत तो ये क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अंतर्गत जो स्कीम लागू किए जाएंगे उस स्कीम के संबंध में दिया गया है। तो क्या क्या स्कीम लागू किए जा सकते हैं, तो यह लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना को। तो 4(1) के सब क्लॉज 1 के तहत ही जो है 2 फरवरी 2006 से मनरेगा योजना को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है 2 फरवरी 2006 को आप याद रखेंगे, इस दिन जो है लागू किया गया था। उसके बाद देखिए ये 3 चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में जो है 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के टोटल 11 जिलों में लागू किया गया था। और जो है भारत में अगर देखें तो यहाँ जिलों की संख्या कितना था, 200। तो 200 जिलों भारत के टोटल और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में, जिसमें से बस्तर के कितने 3 जिले शामिल थे, सरगुजा के 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर संभाग के भी 2 जिले शामिल थे, और उसके बाद दुर्ग संभाग के 2 जिले शामिल थे, और बिलासपुर संभाग का रायपुर संभाग का 1 जिला शामिल था। तो इसे हम याद भी किए हैं कौन कौन से जिले हैं उसे, तो सबको आपको याद ही होगा, यही मान के चल रहे हैं। अब देखिए दूसरा चरण में क्या हुआ, तो दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2007 से दूसरा चरण चालू हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लागू किया गया। रायपुर के 2 हैं, रायपुर और महासमुंद, और दूसरा बिलासपुर के 2 हैं, जांजगीर चांपा और कोरबा। तो ये 4 जिलों में छत्तीसगढ़ के लागू किया गया। और भारत के देखें तो यहाँ 130 जिलों में, तो टोटल देश के जो है 130 और जिलों में जो है बढ़ा दिया गया। तो यहाँ टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया, तो भारत के जो है टोटल 330 जिलों में लागू हो चुका है अभी तक के 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में मनरेगा योजना। उसके बाद तीसरा चरण में जो है संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। तो देखिए तृतीय चरण जो है 1 अप्रैल 2008 को ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रारंभ किए जाने से राज्य के समस्त जिलों में यह योजना प्रभावशील हो गया था। तो ये जो है भारत के संपूर्ण जिलों और छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में जो है लागू कर दिया गया मनरेगा योजना को। और सभी जिलों के कौन सा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक। अब इस योजना के उद्देश्यों को दिया गया है, आप देख सकते हैं उसके उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 1 वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। तो देखिए अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा है ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को अकुशल पर अत्यधिक श्रम करने के लिए तैयार उनके आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराना। तो आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 से 100 दिवस से बढ़ा करके 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। तो देखिए कब से चल रहा है ये प्रश्न भी देखे थे हम, 2013-14 से चल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब कितना 150 दिवस का जो है रोजगार प्रदान करता है, और इसमें जो 50 दिन एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है उसका व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया
जाता है। भारत सरकार द्वारा वन अधिकार पत्र धारक जो FRA होते हैं, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अनुसूचित आदिवासी परिवार हैं, उनके लिए निर्धारित 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिन की मजदूरी का प्रावधान किया गया है, बशर्ते इन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। इन स्थिति में जो है 50 दिन उन्हें अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है, किन्हें, जो वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी परिवार हैं उन्हें। और देखिए इनके द्वारा इन्हें जो दिया जाता है 150 दिन, ये 100 दिन ये हो गए और 50 अतिरिक्त दिन, तो इनके जो 150 दिन है उनमें से जो पूरा 150 दिन का भुगतान जो है केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो यहाँ जो है केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा, और जो सामान्य क्षेत्रों में जो 150 दिन है और वहां 50 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसका भुगतान जो है राज्य शासन द्वारा किया जाता है। चलिए अब अधिनियम की विशेषता देखिए। तो अधिनियम की विशेषता के अंतर्गत क्या क्या दिया है इसे। सबसे पहले परिवार रोजगार कार्ड, जिसे जॉब कार्ड के नाम से जानते हैं, तो परिवार रोजगार कार्ड ये है श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवार के सदस्य या सदस्यों जो केवल वयस्क सदस्य हैं उन्हीं का नाम जो है उसमें दर्ज हुआ रहता है। तो ये सदस्य परिवार के सदस्य के निवास स्थान तथा उम्र की समुचित जांच के बाद पंजीकरण कर परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है। जारी जॉब कार्ड कम से कम 5 साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद विधिवत सत्यापन के बाद नवीनीकरण किया जाता है। तो हम देखे भी थे कि जॉब कार्ड जो है, जो परिवार होते हैं उसके सभी वयस्क सदस्यों का विवरण दिया जा रहता है, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण रहता है। और जॉब कार्ड जो है पूरे टोटल 5 वर्ष के लिए जो है रहता है। 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष पश्चात 1 माह के अंदर जो है उसका नवीनीकरण किया जाएगा पंचायत द्वारा। ठीक, तो पंचायत द्वारा 1 माह के अंदर 5 वर्ष के बाद जो है नवीनीकरण करके नया जॉब कार्ड बनाया जाता है। ये हो गया पहला विशेषता जॉब कार्ड। अब दूसरा है 15 दिवस के भीतर रोजगार योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिवस के भीतर अकुशल पारिश्रमिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो है 15 दिन के भीतर जो है अकुशल पारिश्रमिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद देखिए महिलाओं को प्राथमिकता, तो महिलाओं को प्राथमिकता भी दिया जाता है, और कितना दिया जाता है हम देखे हैं 1/3 महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। तो ये भी है, वही दिया गया है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं 1/3 महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए अगला देखिए ई मास्टर रोल। तो ई मास्टर रोल का भी व्यवस्था किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। मास्टर रोल साप्ताहिक जारी किया जाता है तथा सप्ताह में 1 दिवस अवकाश प्रदान किया जाता है। तो मास्टर रोल को किस प्रकार जारी किया जाता है, साप्ताहिक। तो ये याद रखेंगे, मास्टर रोल ई मास्टर रोल जो है साप्ताहिक जारी किया जाता है और इस सप्ताह में 1 दिन का अवकाश भी दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता के संबंध में याद रखेंगे, अगर काम की मांग करने वाले आवेदक 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन में, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन में कितना दिया जाएगा, 1/4 दिया जाएगा। जो मजदूरी दर है उसका 1/4, और 30 दिन के बाद जो शेष अवधि है उसके लिए कितना जाएगा, 1/2 अर्थात आधा दिया जाएगा। ठीक, तो यही दिया गया है बेरोजगारी भत्ता क्यों। और देखिए राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता भुगतान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 लाया गया। तो ये 13 जो नियम है उसे आप याद रखेंगे, यह 2013 में लाया गया था। जो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित नियम है वह 2013 में लाया गया था। और याद रखेंगे बेरोजगारी भत्ता सिर्फ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो बेरोजगारी भत्ता का जो खर्च है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगला देखिए विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा। अगर मजदूरी का भुगतान समय पे नहीं किया जाता है तो उनके लिए उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे का दर कितना होता है, 0.05% की दर से मुआवजा दिया जाता है। तो देखिए नरेगा धारा 3 के सब क्लॉज 3 के तहत 3 के सब क्लॉज 3 के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने के हकदार होते हैं। तो इनका मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। जो मास्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। तो मास्टर रोल के बंद होने के 15 दिवस के भीतर भुगतान करना आवश्यक होता है। यदि मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों की मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो नरेगा योजना के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची 2 से पैरा 29(1) के अनुसार श्रमिक मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से विलंब किए जाने के भुगतान की नहीं दी गई मजदूरी पर विलंब मजदूरी के लिए प्रतिदिन 0.05% की दर से मुआवजा दिया जाता है। चलिए अगला देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसके लिए मनरेगा की क्या भूमिका रहता है। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 90 मानव दिवस श्रम रोजगार का लाभ दिया जाता है। तो जो आवास बनता है उसमें जो सामान्य क्षेत्र के लिए होता है, सामान्य क्षेत्र के जो हितग्राही हैं उन्हें 90 दिन तक के श्रम रोजगार कार्य दिया जाएगा इस योजना के तहत। और वही वन क्षेत्रों में कितना दिया जाता है, वन क्षेत्रों में यही 95 दिन का जो है रोजगार दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात। तो इसका अनुपात आप सबको याद ही हो गया होगा, 60% और 40%। मजदूरी में 60% खर्च किया जाता है और सामग्री के लिए 40% खर्च किया जाता है। अगला है न्यूनतम मजदूरी। देखिए न्यूनतम मजदूरी को अगर मनरेगा अधिनियम में देखें तो मनरेगा अधिनियम के धारा 6 में दिया गया है। धारा 6 के उपधारा 1 में दिया गया है कि क्या कहा गया है, यहाँ
किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है 60 रुपए से कम जो है मजदूरी दर नहीं होना चाहिए। और वही हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी दर 243 रुपए रखा गया है। तो 243 रुपए पर डे मजदूरी दर रखा गया है। इससे पहले 2023-24 में कितना था, तो यही डाटा जो है 2023-24 में 221 रुपए था, जो कितना बढ़ा है 22 रुपए जो है इसका वृद्धि हुआ है। चलिए अगला देखिए, बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली। तो बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली क्या होता है, इसके अंतर्गत एक टेक्नीशियन की नियुक्ति किया जाता है। उस टेक्नीशियन को जो है 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। और टेक्नीशियन के पास योग्यता क्या होना चाहिए, वो जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस टेक्नीशियन का नियुक्त करना है वो उसी ग्राम पंचायत का व्यक्ति होना चाहिए जिसका नाम जो है जॉब कार्ड में हो, उस क्षेत्र के जॉब कार्ड में उसका नाम हो, और वो जिस परिवार का हो वह वित्तीय 2 वर्ष के लिए, जो उस समय चले हुए विगत 2 वर्षों तक के जो है सक्रिय परिवार का व्यक्ति है, तभी जो है उसके बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में जो है उन्हें चुना जाएगा। ठीक, और उसे 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इनका कार्य क्या रहता है, तकनीकी सहायकों का कार्य करता है, तकनीकी कार्यों का चिन्हांकन करता है, लेआउट तैयार करता है और कार्यों की माप एवं माप पुस्तिका दर्ज करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात जीआईएस प्रणाली। ये ग्राम पंचायतों का प्लान बनाता है। जीआईएस प्रणाली के माध्यम से ग्राम पंचायतों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर भुवन पोर्टल, गूगल अर्थ प्रो के विभिन्न भू नक्शा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राम पंचायतों का जीआईएस आधारित प्लान बनाए जा रहे हैं, जिससे कार्यों का चयन वाटर सेट के सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है। तो इस योजना के तहत जीआईएस प्रणाली का भी यूज किया जा रहा है। इसको जो है भुवन पोर्टल, गूगल अर्थ प्रो ऐसे जो है विभिन्न पोर्टल में जो है इसे अपलोड किया जाता है। चलिए अगला देखिए, जियो टैगिंग। जियो टैगिंग क्या है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC अर्थात नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत जीआईएस प्रणाली है, जो जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड, इसमें लैगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का फोटोग्राफ करके भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तो यहाँ भी जियो टैगिंग करके जो है भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तो ये ऑनलाइन मैपिंग करने का जो है एक साधन है। चलिए अगला है दिव्यांगजनों को रोजगार। तो हम पढ़े हैं इसमें दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत दिव्यांगजन अगर वे आवेदन करते हैं रोजगार के लिए तो उन्हें उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा। सेम वृद्धों के लिए भी होगा। वृद्ध जो 60 या 65 वर्ष के अधिक की उम्र के जो वृद्ध हैं उन्हें भी उनके योग्यता और क्षमता अनुसार जो है काम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ एक आयु की सीमा नहीं रखा गया है। अगला देखिए, विकेंद्रीकृत कार्य योजना अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के बुनियादी विकास कार्य ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्रामवार बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायत सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट रखने वाला कस्टोडियन होता है। तो जो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट है उसका कस्टोडियन ग्राम पंचायत के पास होता है, और जो बुनियादी विकास कार्य है उसका जो है अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अब कार्यों की निगरानी के लिए देखिए, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। तो सतत निगरानी की आवश्यकता होगी। राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर 3 स्तर पर राज्य, जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, विजिट ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए यह किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत सरकार द्वारा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप को, जो ये कार्यों की निगरानी करने के लिए किया गया है। अगला देखिए, मातृत्व भत्ता। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो है 2013-14 में जो है योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिलाओं के लिए विगत 12 माह से कार्य कर रहे हैं, उसमें 12 माहों में 50 दिन या उससे अधिक का कार्य की हो तो मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। कब, 2013-14 में। यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। चलिए अगला देखिए, कार्यस्थल पर सुविधाएं। तो क्या क्या सुविधा दिया जाता है, 4 सुविधा। एक तो पहला हो गया पेयजल का, दूसरा छाया हेतु शेड बनाया जाता है, तीसरा है प्राथमिक उपचार की सुविधा दिया जाता है, और चौथा है मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशु घर की भी व्यवस्था किया जाता है। और शिशु घर में जो है एक देखभाल करने के लिए वहाँ एक महिला को नियुक्त किया जाता है, और उस महिला को भी सेम समान मजदूरी दिया जाएगा। जो मजदूरों को दिया जाता है मजदूरी, उसी प्रकार जो है मजदूरी दिया जाएगा उस महिला को भी। ठीक, तो ये जो है प्रावधान किए गए हैं। अब चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व से संबंधित। तो मनरेगा अधिनियम में कुछ ऐसे जो है प्रावधान किए गए हैं जिससे इसकी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बने रहते हैं। चलिए अब उन पॉइंट्स को देखते हैं जहां मनरेगा की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बात होती है। पहला पॉइंट है
भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई। दूसरा है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 लाया गया है। तो देखिए ये जो शिकायत निवारण नियम है ये 2012 लाया गया था 2012 में, और वही एक और देखे थे जो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित था। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए जो नियम लाया गया है वह कब लाया गया था? 2013 में। ठीक, तो इन दोनों को याद रखना है और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए अगला देखिए, योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु www.mgnarega.cg.gov.in में ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ शिकायत अगर त्वरित निराकरण करना है तो आप शिकायतों को इस वेबसाइट में जाकर अपना दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत का जो वेबसाइट है राज्य परिषद द्वारा पारदर्शिता के लिए इस वेबसाइट को लाया गया है। आप यहाँ जाके सर्च करके देख सकते हैं। इसमें गुड गवर्नेंस नाम से वेब पेज स्थापित किया गया है जिसमें योजना अंतर्गत सुशासन की पहलों को देखा जा सकता है। पारदर्शिता तथा रियल टाइम MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, इसके अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्य हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए जो रियल टाइम मैनेजमेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, उसे पारदर्शिता करने हेतु ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब क्या किया जाता है, उनका उपस्थिति दर्ज किया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन के संबंध में शिकायतों के निराकरण अर्थात निपटारे के लिए सभी 33 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति किया गया है। तो अब याद रखेंगे पूरे 33 जिलों में अब लोकपालों की नियुक्ति कर दिया गया है। तो 33 जिले में लोकपाल हैं। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब देखिए निराकरण करने के लिए सभी 33 जिलों में लोकपाल का नियुक्ति किया गया है। अब लोकपालों की जो उनका सुनवाई होता है, उनके निर्णय है, उससे अगर सहमत नहीं है कोई हितग्राही तो वे कहाँ अप्लाई करेंगे? तो लोकपाल के विरुद्ध अगर इन्हें सुनवाई हेतु अप्लाई करना है तो राज्य स्तरीय पर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, प्राधिकरण बनाया गया है जिसमें त्रिसदस्यीय अपील किया जा सकता है। वहाँ 3 जजों का एक जो है ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। चलिए अगला है योजना का भुगतान। अब देखिए योजना के अंतर्गत जो राशि है उसका भुगतान 2 तरीकों से किया जाता है, 2 प्रकार के राशियों का। एक जो है योजना अंतर्गत जो श्रमिकों को किया जाने वाला भुगतान है, हम इसे पढ़े भी हैं क्वेश्चन में। श्रमिकों को जो भुगतान किया जाता है वह जो है NEFMS अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों के बैंक या पोस्ट खातों में मजदूरी भुगतान किया जाता है। वही जो सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान होता है, सामग्री के लिए और प्रशासनिक भुगतान है, उसका जो है ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा EFMS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो है उनका भुगतान किया जाएगा, किसका? जो सामग्री व्यय है उसका और प्रशासनिक व्यय दोनों का, और मजदूरी दर का जो है NEFMS के माध्यम से किया जाता है। चलिए अब अगला देखिए सिक्योर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आप देख लीजिए सिक्योर सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है। सिक्योर का यहाँ सिक्योर का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेटेड कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिक्योर का फुल फॉर्म है। यह भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों, तो निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने हेतु यह सॉफ्टवेयर को राज्य के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभ किया जा चुका है, जो MIS से जुड़ा हुआ है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया है? 2018-19 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था सिक्योर सॉफ्टवेयर का। चलिए अगला देखिए प्रोजेक्ट उन्नति। तो प्रोजेक्ट उन्नति भी एक योजना है। इसके माध्यम यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभ किया गया था, जो 2023-24 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस या उससे अधिक कार्य कर चुके परिवारों के हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से RSETI जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है उसके द्वारा जो है उनके रुचि के ट्रेड्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो जिस ट्रेड में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उस ट्रेड में प्रशिक्षण करने हेतु वहाँ जो है कौशल जो है सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जो है ये क्यों लाया गया है? उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024, अब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2000 हितग्राहियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसके अनुक्रम में माह नवंबर 2024 तक के 2762 अर्थात जितना लक्ष्य रखा गया है उससे भी अधिक प्रशिक्षण प्रदान कराया जा चुका है। महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपरांत उनकी प्रशिक्षण अवधि के लिए अकुशल श्रमिक की दर से वेज स्टाइपेंड का भुगतान किया जाता है। तो उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है इस प्रशिक्षण के दौरान।
चलिए अब अगला देखिए मिशन अमृत सरोवर। तो इसके संबंध में ज्यादा कुछ वहां दिया डिटेल नहीं दिया गया था, अब यहाँ बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मिशन अमृत सरोवर के संबंध में, यह भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्रफल रहेगा, जहां 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता के अमृत सरोवर निर्माण हेतु प्रति जिला निर्धारित लक्ष्य 45, तो एक जिला में 45 मिशन अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 2024-25 तक के प्रदेश में कुल कितने 2902 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है। देखिए भारत सरकार ग्रामीण विकास द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को अमृत सरोवर फेज 2 निर्माण हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नवीन अमृत सरोवर निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। मिशन अमृत सरोवर के प्रावधान का पालन करते हुए नवीन संशोधन निर्देश के अनुरूप अब 926 कार्य चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें से 182 पूर्ण है और 383 कार्य प्रगतिरत है। तो ये जो है अभी अपडेटेड डाटा है। 2024 में 16 अक्टूबर 2024 को अमृत सरोवर का सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है फिर से नए अमृत सरोवर निर्माण करने के लिए योजना बनाया गया है। चलिए अब अगला देखिए जल दूत ऐप। तो जल दूत ऐप यह भी भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऐप है। यह कब प्रारंभ किया गया था? 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर 2022 को। यही हम कहीं कहाँ देखते हैं कि कुछ जगह देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में इसी को कहाँ क्या देखने को मिलेगा? 27 सितंबर देखने को मिलेगा, 27 सितंबर 2022। तो 29 दिया हो या 27, ऑप्शन में आपको जो दिखे आपको वही आंसर लेके चलना है। इसमें जो है जल दूत ऐप का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम में 2 से 3 खुले कुओं का जल स्तर नापकर अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी सहित ऐप में अपलोड किया जाता है। तो इस जल दूत के माध्यम से जो है सभी गांव क्षेत्र के जो है वहां कुओं का जल स्तर माप के जो है उस गांव का जल स्तर मापा जाता है, उसका जो है जल से स्तर कितना है वह मापा जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मानसून पीरियड में प्रदेश में 41,825 कुओं एवं पोस्ट मानसून पीरियड अंतर्गत 40,613 कुओं के जल स्तर का डाटा अपलोड किया गया, जो मनरेगा के कार्यों के प्रभावों को आंकलन एवं नवीन योजना निर्माण हेतु उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जल दूत ऐप के माध्यम से जो है वर्ष में 2 बार जो है कुओं का जो है क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। इनका जो है इस जल स्तर का माप किया जाता है वर्ष में 2 बार। अब देखिए अब अगला है नियत नीलानार योजना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलग से इस योजना को हम पढ़े थे। तो देखिए यह भी ग्रामीण विकास के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत इसे पढ़ रहे हैं। तो नियत नीलानार योजना प्रदेश के 5 जिलों के 8 विकास खंडों की 45 ग्राम पंचायतों के 95 ग्राम में शामिल है, जिनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं पीड़ित परिवारों को सुविधा प्रदान करना एवं मुख्य धारा में लाने हेतु पंचायत ग्रामीण विभाग को नोडल बनाया गया है। तो इसका भी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग जो है इसका नोडल एजेंसी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण कर नक्सल प्रभावित एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को समावेशी विकास हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड जारी किया गया है तथा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु मांग आधारित हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब इसके अंतर्गत कार्य क्या किए जाते हैं उसे भी देख लीजिए। तो देखिए इसमें भूमि सुधार, बकरी सेट बनाना, डबरी, ऐसे जो है कार्य किए जाते हैं। साथ ही सामुदायिक कार्यों में अब तक के खाद्यान्न भंडारण केंद्र 40 बनाए जा चुके हैं, खेल मैदान की संख्या 33 स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो ये सब प्रकार के कार्य जो है किए जा रहे हैं नियत नीलानार योजना के अंतर्गत। चलिए अगला देखिए आप एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप। तो इस ऐप को देखे हैं कि ये जो है निगरानी करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए इस ऐप के संबंध में यहाँ डाटा दिया गया है। तो देखिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन में मोबाइल फोन के माध्यम से रियल टाइम इंस्पेक्शन, तो जो है किसी भी समय जो है इंस्पेक्शन तथा एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग रजिस्टर एरिया ऑफिसर द्वारा किए जाने के लिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप दिनांक 21 मई 2021 को प्रारंभ किया गया। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ लिंक दिया गया है, जो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एरिया ऑफिसर वेब न्यू करके। ठीक, तो यह कब प्रारंभ किया गया था? 21 मई 2021 को, 21 मई 2021 को। ठीक, तो आप याद रखेंगे इसे। अगला देखिए आधार बेस्ड भुगतान। तो यह जो मनरेगा के हितग्राही हैं उन्हें अब आधार बेस्ड जो है भुगतान किया जाता है। तो ये कब से प्रारंभ किया है अभी देख लीजिए, ये अपडेटेड है, तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली। तो मनरेगा अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत श्रमिकों को सभी भुगतान बैंक या डाकघर में श्रमिकों के खाते में भुगतान किए जा रहे थे, किंतु अब 1 जनवरी 2024 से, तो कब से? 1 जनवरी 2024 से योजना अंतर्गत सभी श्रमिकों को केवल आधारित भुगतान अर्थात आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली के माध्यम से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए नियमित रूप से MIS में श्रमिकों के आधार नंबर, खाते नंबर की प्रविष्टि की जा रही है। आधार आधारित भुगतान करने के लिए बैंकों द्वारा आधार सीडिंग बैंक
आधार सीडिंग और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई मैप पर उसकी मैपिंग की जा चुकी है। तो देखिए अब आधार बेस्ड भुगतान किया जा रहा है। आधार नंबर से जो लिंक अकाउंट है उसी में जो है अब डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। चलिए अब अगला देखिए, अगला है NMMS अर्थात नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। यह ऐप है एक, इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर ही ऐप के माध्यम से 2 चरणों में उपस्थिति दर्ज किया जाता है। तो इसी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दिवस उपस्थिति लेने से पहले जारी किए हुए मास्टर रोल को डाउनलोड करना आवश्यक होता है। मास्टर रोल को डाउनलोड सुबह अटेंडेंस लेने से पहले किया जाना है। प्रथम चरण के 4 घंटे के पश्चात, तो सुबह जब काम स्टार्ट किया जाता है तब पहले अटेंडेंस लिया जाएगा। उसके बाद प्रथम चरण होने के बाद 4 घंटे के पश्चात द्वितीय चरण की उपस्थिति दर्ज कर फोटो अपलोड किया जाता है। अर्थात एक दिन में जो है 2 बार अटेंडेंस लिया जाता है। पहले शुरू में जब स्टार्ट किया जाएगा तब, उसके बाद जो है 4 घंटे के पश्चात ही जो है दूसरा बार अटेंडेंस लिया जाएगा। उपस्थिति लेने के पश्चात उसी दिन जो है रात को 12 बजे के पहले अटेंडेंस अपलोड किया जाना अनिवार्य होता है। इसका रिपोर्ट NMI रिपोर्ट के नंबर, यह नंबर है इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन है। यह भी मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन मनरेगा एप्लीकेशन लाया गया है। यह जो है ए सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह संपूर्ण देश में 19 जून 2017 को प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया जन मनरेगा? 19 जून 2017 को। ठीक, 2017 में प्रारंभ किया गया 19 जून को। इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ लिंक दिया गया है, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जन मनरेगा को। अब इसमें क्या क्या जानकारी दिया जाता है उन जानकारियों को दिया गया है। तो इसमें दिया जाता है योजना अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों की जानकारी दिया जाता है। योजना अंतर्गत अनुमेय कार्यों की जानकारी दिया जाता है। योजना अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जानकारी फोटोग्राफ सहित देखी जा सकती है। अपने आसपास के क्षेत्र लोकेशन पर मनरेगा योजना से निर्मित परिसंपत्तियों को खोजा या देखा जा सकता है। मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विवरण, कार्य एवं भुगतान से संबंधित जानकारी को जॉब कार्ड नंबर के माध्यम से देखा व सर्च किया जा सकता है। अगला है जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन अंतर्गत परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष के व कार्यवार ढूंढा जा सकता है। अगला है देखिए मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का वर्तमान वित्तीय वर्ष का विवरण, कार्य व भुगतान से संबंधित जानकारी को जॉब कार्ड नंबर के माध्यम से देखा व सर्च किया जा सकता है। जनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन अंतर्गत अपने लोकेशन के समीप मनरेगा से निर्मित परिसंपत्तियों को भी देखा जा सकता है। तो ये सभी कार्य आप जन मनरेगा ऐप डाउनलोड करके जो है इन सभी को जो है आप देख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ तक कि हमारे जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, यहाँ से हमें जो डाटा इंपॉर्टेंट है याद रखने के हैं सिर्फ उसे बस हम यहाँ याद रखेंगे। तो देखिए ये डाटा जो दिया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ये पुराना डाटा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक बार देख लीजिए यहाँ आपको क्या रखना है कि 2023-24 में इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है 4019.58 करोड़ रुपए का जो है उपलब्ध कराया गया था। तो ये वित्तीय उपलब्धि है इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को जो है 4019.58 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया था। ठीक, अब देखिए इसी योजना के अंतर्गत जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों की स्वीकृति और कितने कार्य पूर्ण किए गए हैं उन्हें दिया गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जैसे निजी डबरी उपलब्ध बनाया जाता है, सामुदायिक तालाब निर्माण किया जाएगा, नाटेप टंकी बनाया जाता है, वर्मी टंकी बनाया जाता है, कुआं बनाया जाता है, बकरी सेट, मुर्गी सेट, पशु सेट, सिंचाई नाली का निर्माण, चेक डैम निर्माण, पंचायत भवन निर्माण। तो ये सभी कार्य मनरेगा के तहत किए जाते हैं। अब ये 2023-24 का डाटा हो गया। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये है वित्तीय वर्ष 2024-25 की डाटा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने वित्तीय उपलब्धि कराया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है इस वर्ष नवंबर 2024 तक के जो उपलब्ध राशि है वो कितना है 3504.42 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से अभी तक के व्यय कितना किया गया है 2809.06, जिसका जो कितना है टोटल का 80.15% करोड़ है, उसका व्यय जो है अभी तक के किए गए हैं नवंबर 2024 तक के। तो आप देख सकते हैं ये 2024-25 के लिए उपलब्धि है। उसके बाद देखिए इसकी भौतिक उपलब्धि को देखें तो 2024-25 में माह नवंबर तक के कितना 855.15 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। तो कितना 855.15 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। और नवंबर 2024 तक के पूर्व वर्षों के शेष कार्यों सहित कुल 5,41,144 कार्यों में से 2,45,624 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 2,95,520 कार्य प्रगतिशील हैं। योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 2024 तक के मांग के आधार पर
कि कितना 21.72 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 21.72 लाख परिवारों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये किसका डाटा है? ये है प्रशासकीय प्रतिवेदन का। और वही आर्थिक सर्वेक्षण में यही डाटा किया गया है, 21.17 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक, तो जो डाटा हम क्वेश्चन में पढ़े हैं तो आप दोनों के आधार पर याद रखेंगे, जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं उसके आधार पर आपको आंसर लेना है। बाकी जो कार्य किए गए हैं, जो प्रमुख कार्य है उसे दिया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में। तो देखिए, निजी डबरी का निर्माण किया गया है, तो कितना 2191 स्वीकृत किया गया था, जिसमें 352 पूर्ण किया जा चुका है। सामुदायिक तालाब का निर्माण, नाटे टंकी, वर्मी टंकी, कुआं, बकरी सेट, मुर्गी सेट, पशु सेट, सिंचाई नाली, ये सभी कार्य जो है किए गए हैं। तो यहाँ तक के जो डाटा है वे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। और देखिए, यहाँ जो डाटा दिया गया है ये सभी जिला वाइज दिया गया है। तो हर जिला का डाटा, पूरे 33 जिलों का डाटा यहाँ दिया गया है। कितने कार्य, कितना जो है वित्तीय भुगतान किया गया है, किस वर्ग के व्यक्ति को कितना रोजगार दिया गया है, तो ये सभी डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ किन्हें देख लेंगे, जो यहाँ टोटल जो डाटा दिया गया है उन डाटाओं को याद रख लेंगे। बाकी जो है सभी डाटा को याद रखना आवश्यक नहीं है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, जो 2023-24 का है। और यहाँ जो 24-25 का डाटा है वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो ये 24-25 का जो डाटा है उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक, बाकी याद रखना एकदम आवश्यक नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ तक कि हमारा ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ जो काम किए गए उसका फोटोग्राफ भी डाला गया है। आप देख सकते हैं, ये तालाब का नहरीकरण या किया गया है, किस गांव में किया गया है उसका डेटा दिया गया है। इस प्रकार नहरीकरण किया गया है तालाब का। और ये जो है डबरी का निर्माण किया गया है उसे दिया गया है। और ये देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे आंगनबाड़ी का निर्माण करना, मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो यही है, आंगनबाड़ी का निर्माण करना हो गया, ये पंचायत भवन का निर्माण करना हो गया, उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण करना। तो ऐसे कार्य जो है अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखिए ऐसे ही कार्यों को जो है खर्च करके, बहुत ज़्यादा खर्च करके इसे टेंडर के रूप में दिया जाता है। टेंडर, इसी कार्य को अगर मनरेगा के अंतर्गत लोगों से करा लिया जाए तो इससे जो है धन बचेगा, सरकार का जो है पैसा बचेगा, क्योंकि जिसे टेंडर के माध्यम से दिया जा रहा है उसी के माध्यम से लोगों, मनरेगा के माध्यम से अगर लोगों को कराया जा सके तो इन कार्यों से जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल जाते हैं, रोजगार मिल जाते हैं और सरकार का जो है सही तरीके से काम भी हो जाता है। तो यह बहुत अच्छे काम है। आंगनबाड़ी का निर्माण, उचित मूल्य दुकानों के निर्माण कराना, और वैसे ही पंचायत भवन का निर्माण कराना, तो यह बढ़िया काम है। ठीक, तो ये ऐसे कार्य जो है मनरेगा के अंतर्गत होने चाहिए। तो अगर आपको अब मनरेगा के अंतर्गत कुछ पढ़ना है तो आप बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो है जो इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा है मनरेगा के लिए, उस डाटा को बस आपको टेलीग्राम में उपलब्ध कराया गया है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है मनरेगा से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जितना अभी तक हमारे द्वारा पढ़ाया गया उतना ही आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में मनरेगा से जो भी प्रश्न आएंगे वो जो है पूरी तरह से बन जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।